हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जो भारत की खोज बुक है ना, भारत की खोज बुक का चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, नहीं सॉरी वर्ड मीनिंग किए थे कल इसके। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से करेंगे आज हम। तो यहाँ से देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग तो हो गए हैं पूरे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ से धीरे धीरे हम बोलते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके चिन्ह कहाँ कहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता के चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है? सिंधु में मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे है? सिंधु में तो मोहनजोदड़ो में है। और पश्चिम में ऐसे, ठीक है, सिंधु में मोहनजोदड़ो में, पश्चिमी पंजाब में है और हड़प्पा में विद्यमान है। तो 3 जगह है, सिंधु में मोहनजोदड़ो, पश्चिम पंजाब और हड़प्पा में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। अगर लिखित मतलब होता है आगे जो लिखी गई हैं वो विशेषताएं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। तो आप करेंगे इसकी इसकी विशेषताएं, जो गुण होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं ना, क्या क्या है वो बतानी है इसमें आपको। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है। विशेषताओं में क्या आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। और सिंधु घाटी के व्यापारी लोग धनी थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग व्यापारी लोग कैसे थे? धनी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर है। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता फारस और ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर, ये भी बहुत है। ठीक है, इस सभ्यता में नगर अत्यंत सुनियोजित थे। ठीक है, नगर कैसे थे? अत्यंत, बहुत ही अधिक सुनियोजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्नत तकनीक भी थी, पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्नत जो तकनीक थी वो बतानी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी खुदाई में जिन हमामों और नालियों की जानकारी प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जिन हमामों की और नालियों की हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये नाली तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या मिले हैं खुदाई में हमें? हमाम और नाली। तो जो नालियां हैं, नाली तंत्र हैं, वो आज भी सिद्ध होते हैं, उपयोगी। ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत तकनीक भी है। ये तथ्य क्या सिद्ध करते हैं? जो आज भी उपयोगी है। तो ये सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत तकनीक भी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, तक पूर्ण उत्तर दीजिए। तो सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी, उसका अंत कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी में क्या थी? बहुत सारी बाढ़ें आती थी, उसका अंत कैसे भी बताना है। तो सिंधु नदी में बहुत अधिक बाढ़ आती थी जो अपने साथ गांव के गांव बहा ले जाती थी। सिंधु घाटी भी इसी नदी के प्रकोप का शिकार बनी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत कैसे हुआ कि वहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आती थी, बाढ़ों में गांव बह जाते थे। तो सिंधु नदी का अंत भी ऐसे ही हुआ होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आर्य कौन थे, वे कहाँ से आए थे? आर्य कौन थे, वे कहाँ से आए थे? इस प्रश्न का उत्तर ठोस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये कंप्लीट किसी को नहीं पता कहाँ से आए थे। इस बारे में विद्वानों ने केवल अनुमान ही लगाए हैं कि वो कहाँ से आई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे दक्षिण भारत से आए थे। क्या है? कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि वो दक्षिणी भारत, जो लाइन खींच रखी है बेटा उन पे आप फोकस करना, आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि दक्षिणी भारत में आए थे। आर्य कौन थे? ये कुछ लोग का मानना है कि दक्षिणी भारत से आए थे, क्योंकि आर्यों और दक्षिणी भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं पाई जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि क्या बताया गया है कि दक्षिणी भारत से, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य दक्षिणी भारत से आए, क्योंकि आर्यों और दक्षिणी भारत के द्रविड़ जातियों के बीच में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो के कई हजार वर्ष पूर्व आए होंगे, कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व आए होंगे। पश्चिमोत्तर दिशा से भी भारत के कई कबीले और जातियाँ आती रही। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, हम पश्चिमोत्तर दिशा से भी बहुत से, पश्चिमी दिशा से भी भारत से कई तो कबीले आए और कई जातियाँ आई और यहाँ पर समाती गई, यहाँ पर रहती गई। अतः स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से आए थे आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। यही माना जाता है कि वे भारत की ही संतान थे। ठीक है, तो आर्यों के बारे में तो 3-4 पॉइंट बताए हैं मेन, इसमें ही आपको यही बताने हैं कि वो दक्षिणी भारत से आए थे, और क्योंकि दक्षिणी भारत की द्रविड़ जातियों के बीच में समानताएं पाई जाती हैं इसलिए कहा जाता है। और ऐसा भी है कि कुछ यह भी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पहले आए थे और पश्चिम देशार से कई जातियाँ आई, कई कबीले आए और यहाँ पर समाते रही। अतः स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ से आए थे। यह माना जाता है कि भारत की ही संतान थे आर्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है? स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। जो भारतीय संस्कृति का जो सबसे पुराना इतिहास है वो कौन सा है? वेद है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 1.1 नंबर का आए तो आप ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है, तो वो वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीन मानते हैं, बहुत प्राचीन मानते हैं, जबकि यूरोप के विद्वान इसे बहुत बाद का इतिहास मानते हैं। लेकिन जो यूरोप के विद्वान थे ना, भारत में तो इसे प्राचीन मानते हैं, लेकिन जो यूरोप के विद्वान हैं यूरोप के, वो इसे बाद का इतिहास मानते हैं, प्राचीन नहीं मानते। बहुत से यूरोपीय विद्वानों का मत है कि वेदों का काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी में हुआ। बहुत से विद्वान थे यूरोपीय, वो ये मानते हैं कि वेदों का काल ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व है, किंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इस प्रारंभिक भारतीय ग्रंथों का अधिक पुराना माने जाने लगा। लेकिन जो 1500 तो ये इसका वो यूरोपियों ने बताया, विद्वानों का मत था कि वेदों का काल 1500 ईसा पूर्व है, किंतु जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को अधिक पुराना माना जाने लगा है। जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इसको पुराना माना जाने लगा है। मक्सुलमर ने वेदों को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। आप यहाँ तक भी कर लोगे तो भी ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों और अस्वेता में क्या समानता है? वेद हैं और अस्वेता है, तो इन दोनों में क्या क्या समानता है ये बतानी है आपको। तो वेदों की रचना भारत की भूमि पर हुई, वेदों की रचना भारत की भूमि पर हुई, जबकि अस्वेतों की रचना ईरान में हुई। वेदों की रचना कहाँ हुई है? भारत की भूमि पे, और अस्वेतों की रचना हुई है ईरान में। आखिर इतना समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन छोटा भी बनता है कि ईरानों की रचना कहाँ हुई है, तो ईरानों की रचना अस्वेता की रचना कहाँ हुई, तो अस्वेता की रचना हुई है ईरान में। वेदों और अस्वेता की भाषा में अद्भुत समानता है, दोनों की भाषा में बहुत समानता है, अद्भुत समानता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ उसी कुल के विद्वानों को लेकर आए थे। भारत की भूमि में प्रवेश करने से पहले आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। भारत की भूमि में प्रवेश कर क्या किया था उन्होंने? आर्य थे वो अपनी उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे अस्वेता की रचना हुई थी। ठीक है, उन विचारों को लेकर आए थे जिससे अस्वेता की रचना हुई थी। वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अस्वेता से अधिक निकट प्रतीत होते हैं। वेद है ना, वो भारत के महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा ये ज़्यादा है, वेद ज़्यादा निकट हैं महाकाव्यों के संस्कृति की अपेक्षा अस्वेता से अधिक निकट प्रतीत होते हैं। यानी कि वेद भारतीय संस्कृति और महाकाव्य में ज़्यादा निकट प्रतीत होते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेद शब्द का अर्थ बताकर उसकी प्रमुख विशेषताएं भी बताइए। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से मानी जाती है।
तो वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी कुछ छोटा क्वेश्चन बनता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान का संग्रह। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये भी कि वेद का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान का संग्रह और अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो वेदों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आपको इसकी विशेषताएं बतानी हैं। तो विशेषताएं हैं, वेदों में मूर्ति पूजा या किसी भी देव मंदिर की आराधना पूजा पाठ का वर्णन नहीं है। तो वेदों में मूर्ति पूजा और किसी देवी मंदिर की आराधना का वर्णन नहीं है। देवों में आत्मा की अपेक्षा जीवन पर बल दिया गया है। देवों में आत्मा की अपेक्षा जीवन पर बल दिया गया है। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, वेदों में आत्मा की अपेक्षा जीवन पर बल दिया गया है। वेदों में मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत या विश्वास नहीं है। वेदों में मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार के अस्तित्व या स्पष्ट संकेत का विश्वास नहीं है। वेदों में प्रकृति, सौंदर्य और रहस्य का वर्णन उपलब्ध है। वेदों में क्या है, प्रकृति के सौंदर्य का और रहस्य का। वेदों में प्रकृति के सौंदर्य का और रहस्य का वर्णन है। वेदों में काव्य संग्रह भी है। क्या है, वेदों में काव्य संग्रह है। वेद मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का संग्रह है जो प्राचीन काल में किए गए थे। वेद मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का संग्रह है। वेदों में बहुत सारे साहसिक कार्यों का वर्णन है जो प्राचीन काल में किए गए थे। ठीक है बेटा, तो आपको इस तरह से इनको पढ़ना है, याद करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीयों के परलोक परायणता पर नेहरू जी ने क्या कहा। तो नेहरू जी ने लोक परायणता में विश्वास रखने वाले लोगों के विषय में कहा है कि किसी देश में गरीबी एवं अभागे लोग, किसी देश में गरीब और अभागे लोग परलोक में विश्वास करते हैं। तो आपको यहाँ ऐसे अक्षर याद करने, गरीब और अभागे। नेहरू जी ने परलोक परायणता में विश्वास रखने वाले लोगों के विषय में ये कहा है, किसी भी देश के गरीब और अभागे लोग परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। जब तक वो क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देशों के लोगों पर लागू होती है। यही हाल भारतीय जनता का भी था। ठीक है, तो यही बात गुलाम देश, जो गुलाम देश है, क्योंकि वो क्रांति नहीं करते, वो स्वतंत्र होना नहीं चाहते, तो जो गुलाम देश है उन पर लागू होती है ये बातें। तो यही बात क्या होती है, गुलाम देशों के पर लागू होती है, क्योंकि वो उनका हाल, यही हाल भारतीय जनता का भी था। पहले भारतीय जनता का भी यही हाल था, ये लोग परलोक में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, भारत में जाति व्यवस्था का क्या दुष्परिणाम सामने आया। यानी जाति व्यवस्था, जाति में भेदभाव होने लगा। पहले तो लोग एकता थे, लेकिन जब से जाति का हुआ ना, तो उसमें सभी लोग अपने अलग अलग हो गए जाति के नाम पर, तो इसका दुष्परिणाम हुआ। तो भारत में जाति व्यवस्था का आरंभ समाज को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। जो जाति व्यवस्था का जो आरंभ था, जाति व्यवस्था किस लिए शुरू की थी, समाज को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन आगे चलकर जाति व्यवस्था में गलत रूप धारण कर लिया। लेकिन क्या हुआ, जाति व्यवस्था ने अलग रूप धारण कर लिया और समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ गए। बहुत सारे जातिगत भेदभाव हो गए। इससे समाज की एकता को भारी हानि पहुंची। समाज कई वर्गों में बंट गया, जिससे समाज का सही विकास नहीं हो सका। ठीक है, जाति के नाम पर समाज कई वर्गों में बंट गया, कई छोटे टुकड़े हो गए अलग अलग जाति के, जिससे जाति में एक समाज की एकता को बहुत अधिक हानि हुई और समाज कई वर्गों में बंट गया, जिससे समाज को बहुत अधिक विकास नहीं हो सका, उसका सही विकास नहीं हो सका। ठीक है बेटा, आज हम इसके 10 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।